हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? अच्छे ही होंगे, है ना? लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। उसी सॉलिड एंगल के कॉन्सेप्ट पे आज हम लोग एक दो क्वेश्चन सॉल्व करके, ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सॉलिड एंगल का कुछ कॉन्सेप्ट, कुछ क्वेश्चंस हैं। कॉन्सेप्ट अपन पढ़ चुके हैं, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इस पर, ठीक है। चलिए लेट्स स्टार्ट। देखिए बोर्ड पे क्वेश्चन है ना? एक चार्ज क्यूब है और उसके सामने एक डिस्क रखा हुआ है, ठीक है। एक डिस्क है जिसका रेडियस आर है। एक्सिस से एक्स डिस्टेंस पे एक चार्ज क्यूब है, ठीक है। पूछ रहा है कि इस चार्ज क्यूब से जो फ्लक्स निकल रहा है उसको, उस फ्लक्स की कितनी वैल्यू इस डिस्क पे पड़ रही होगी, ठीक है। अगर आप ध्यान दो तो इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं सॉल्व, ठीक है। प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने सॉल्व किया है। तो यहाँ पे हम सेम क्वेश्चन है, सेम चीज़ पूछ रहा है, सारी चीज़ें सेम है, बट हमारा सॉल्व करने का तरीका है जो है ना, वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट, ठीक है। आपको याद होगा सॉलिड एंगल के बारे में हम लोगों ने बात की थी लास्ट लेक्चर में। स्टेरेडियंस दिखाते हैं जिसकी वैल्यू कितनी होती है, 2 पाई 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। इसी को यूज़ करना है इसको सॉल्व करने के लिए कि इस चार्ज क्यू से फ्लक्स जो निकल रहा होगा वो कितना इस डिस्क को क्रॉस कर रहा होगा, ठीक है। हम जानते हैं कि ये चार्ज क्यू है, तो इससे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स या फिर फ्लक्स जिसको हम लोग बोलते हैं वो क्या करेगा, बाहर निकलेगा, ठीक है। इस टाइप से चारों तरफ निकलेगा। अगर टोटल फ्लक्स की बात करें इन द यूनिवर्स, इस चार्ज क्यू की वजह से जो यूनिवर्स में फ्लक्स निकल रहा है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। क्योंकि हम उस समय क्या करेंगे, पूरे यूनिवर्स को एक क्लोज सिस्टम की तरह लेंगे और उसमें जो चार्ज होगा, जो फ्लक्स होगा, उसकी वैल्यू होगी कितनी, क्यू इंटू में एप्सिलॉन नॉट। लेकिन अगर हम डिस्क को एक सिस्टम माने और देखें कि यहाँ से कितना फ्लक्स जा रहा होगा, तुमको पता है फ्लक्स कितना एरिया कवर करेगा, ये और ये। इससे इस रेंज के अंदर जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वही इसके ऊपर क्या पड़ेंगे, करेंगी, फ्लक्स का काम करेंगी। मतलब उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस एरिया से क्रॉस हो होंगी और उनको उसी की वैल्यू निकालने की कितनी, टोटल कितनी है, क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो उस क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट की कितनी वैल्यू इसमें होगी जो कि इस फ्लक्स, इस डिस्क से क्रॉस हो रहा होगा, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया, ठीक है। अब अपने को यही कॉन्सेप्ट, ये सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आइए देखते हैं। मान लिया कि ये एंगल जो है, मान लिया कि ये जो एंगल है वो थीटा है, ठीक है। तो ये लेंथ कितना होगा, मेरे को पता है, पैथागोरस लगा सकते हैं, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हम लोग सॉलिड एंगल की बात करें कि सॉलिड एंगल कितना होगा, तो सॉलिड एंगल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, स्टेरेडियन इज इक्वल्स टू 2 पाई 1 माइनस कॉस थीटा। कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस की वैल्यू कितनी है, एक्स है, हाइपोटेन्यूज कितना है, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये वैल्यू हो गई आपकी किसकी, सॉलिड एंगल की, ठीक है। अपने को पता है कि थ्रू आउट जो एंगल होता है, सॉलिड एंगल थ्रू आउट, वो कितना होता है, 4 पाई होता है, ठीक है। तो अपने को पता है कि अगर 4 पाई एंगल की निकालेंगे तो फर्स्ट की वैल्यू कितनी होगी, क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो यूनिट के निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट अपॉन में 4 पाई, ठीक। तो आप चाहो तो इस तरीके से लिख सकते हो कि 4 पाई के लिए जो टोटल फ्लक्स की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो सिंगल यूनिट के लिए कितना हो जाएगा, दैट विल इक्वल्स टू क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो इतने सॉलिड एंगल के लिए कितना होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, यूनिट में से इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो अपने को मिलेगा 2 पाई 1, सॉरी ऐसे लिखते हैं, क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इंटू में 2 पाई 1 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। पाई से पाई कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, आप देखो तो वैल्यू कितनी आएगी फ्लक्स की, क्यू अपॉन में एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स अपॉन में अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अगर आप ध्यान से देखो तो ये वही वैल्यू है जिसमें हम लोगों ने सॉल्व किया था, ठीक है। उसमें हम लोगों ने क्या किया था, एक्स पे जाकर के dx का एक छोटा सा स्ट्रिप लिया था, उसकी वजह से वहाँ पे सॉल्व करके हम लोगों ने देखा था, इंटीग्रेशन वगैरह किया था। बट यहाँ पे कोई इंटीग्रेशन नहीं, कुछ नहीं, सिंपल सा अपना कैलकुलेशन है सॉलिड एंगल को जब हम यूज़ करते हैं तो देखिए क्वेश्चन कितना इजीली सॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो देख लीजिए, समझ लीजिए, ठीक है, और इसको छाप लीजिए, ओके। देखिए क्वेश्चन है,
कि फाइंड द फ्लक्स पासिंग थ्रू द कर्व सरफेस। ये एक सिलेंडर है, ठीक है, इसमें फ्लैट सरफेस होता है और कर्व सरफेस होता है। ये जो एंड होता है ना, जो सर्कुलर एंड होता है, ये फ्लैट होता है, बाकी क्या है, कर्व। तो उस कर्व सरफेस से कितना फ्लक्स निकल रहा होगा इस चार्ज क्यू की वजह से। पॉइंट चार्ज क्यू रखा हुआ है इन द सेंटर ऑफ द सिलेंडर। सिलेंडर के सेंटर पे पॉइंट चार्ज क्यू रखा हुआ है, इसकी वजह से निकलने वाले फ्लक्स की वैल्यू फाइंड करनी कहाँ पे, कर्व सरफेस पे, ठीक है। कर्व सरफेस पे पूछ रहे हैं, देखिए क्या होगा, इसको समझिए। तो फ्लक्स क्या होगा, चारों तरफ बाहर निकलेगा, आप इस तरीके से बना सकते हो समझने के लिए, बाहर निकलेगा चारों तरफ से, ठीक है। तो कुछ पार्ट इसमें से भी बाहर निकलेगा, है ना, ठीक है। उसी तरीके से कुछ पार्ट क्या होगा, यहाँ से इस सर्कुलर एंड से भी बाहर निकलेगा। तो मतलब अपने को वो फ्लक्स निकालना है जो यहाँ से ये पूरा बाहर निकल रहा है फ्लक्स, और ये जो पूरा फ्लक्स बाहर निकलना है अपने को उसकी वैल्यू फाइंड करनी है, इसकी वैल्यू फाइंड नहीं करनी है, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपल, जैसा हम लोगों ने पिछला क्वेश्चन किया था, बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट होगा, ठीक है। हम मान लेते हैं कि ये एंगल कितना है, थीटा है। तो अगर हम बात करेंगे सॉलिड एंगल की, ये सॉलिड एंगल, तो सॉलिड एंगल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, स्टेरेडियन इज इक्वल टू कितना होता है, 2π1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। यहाँ पे अपन कॉस थीटा की वैल्यू लिखेंगे तो 2π1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सेम है, देखिए एल बेस अपन में हाइपोटेनस कितना हो जाएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगी वैल्यू किसकी, सॉलिड एंगल की। और टोटल फ्लक्स जो निकल रहा होगा, है ना, चार्ज क्यू की वजह से जो टोटल फ्लक्स की वैल्यू होगी, टोटल फ्लक्स वो कितना होगा, क्यू अपॉन में एप्सिलॉन, ठीक। तो क्या हम लोग ये निकाल सकते हैं कि सर्कुलर जो सर्कुलर फ्लैट सरफेस है, इससे कितने फ्लक्स बाहर निकल रहे होंगे, जैसा कि हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन में किया था। सिंपल वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ कि इस सॉलिड एंगल से कितना फ्लक्स बाहर निकल रहा होगा, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्यू अपॉन में एप्सिलॉन और इंटू 4π इंटू में 2π1 माइनस एल अपॉन में अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। लास्ट क्वेश्चन जैसे ही पाई कैंसिल, 2 कैंसिल, ये हो गया। तो इस वाले एंड से निकलने वाले फ्लक्स की वैल्यू इतनी है, तो उतना ही फ्लक्स कहाँ से होगा, यहाँ से बाहर निकलेगा। तो फ्लक्स थ्रू फ्लैट सरफेस वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 इंटू क्यू अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एल अपॉन में अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। बच्चे कर लीजिएगा, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो फ्लक्स थ्रू द फ्लैट सरफेस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एल अपॉन में अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। तो फ्लक्स थ्रू कर्व सरफेस, थ्रू किसकी बात करें अपन, फ्लक्स की, फ्लक्स थ्रू कर्व सरफेस, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, टोटल फ्लक्स क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट टोटल फ्लक्स माइनस दिस फ्लक्स, ये फ्लक्स जो है वो किससे निकल रहा है, फ्लैट सरफेस से निकल रहा है, ठीक है। फ्लैट, ठीक है। फ्लैट सरफेस से जो निकल रहा है उसको माइनस कर लेंगे तो अपने को कर्व सरफेस वाला फ्लक्स की वैल्यू मिल जाएगी। तो क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस आर स्क्वायर प्लस ये वैल्यू। अब इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, क्यू अपॉन में एप्सिलॉन को कॉमन लेकर के 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू निकल सकती है। बट कॉन्सेप्ट क्या है आपका, यही सिंपल, देखिए, ठीक है। इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकता है, पूछ सकता है कि कर्व सरफेस और एक फ्लैट सरफेस से कितना फ्लक्स निकलेगा। तो हम क्या करेंगे, आप जो 2 मल्टीप्लाई किए वो मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। टोटल में से क्या करेंगे, एक इतनी वैल्यू को माइनस कर देंगे तो ये वैल्यू निकल गई। मतलब कुछ भी पूछ सकता है, सिंगल फ्लैट सरफेस से पूछ सकता है, डबल फ्लैट सरफेस से पूछ सकता है, कर्व सरफेस से पूछ सकता है, कॉम्बिनेशन ले सकता है किसका, फ्लैट सरफेस का और कर्व सरफेस का और फ्लैट सरफेस का, ठीक है। मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चन इस टाइप से बनाए जा सकते हैं, बट द कॉन्सेप्ट इज वेरी सिंपल, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है, आप इसको यूज कर सकते हो। हमने क्या किया, टोटल फ्लक्स की वैल्यू निकाली इतनी है, तो इसको क्या किया, दोनों ही सर्कुलर जो एंड है उससे निकलने वाले फ्लक्स की वैल्यू को फाइंड किया, और टोटल में से ये फ्लैट सरफेस वाला फ्लक्स को माइनस कर दिया, बिल्कुल कर्व्ड सरफेस का फ्लक्स मिल गया, ठीक है। देख लीजिए, समझ लीजिए, नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आशा करता हूँ कि आप लोगों को सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, ठीक है।
तो नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज यूजिंग गॉस लॉ। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज यूजिंग गॉस लॉ। गॉस लॉ की हेल्प से अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी किसकी वजह से, पॉइंट चार्ज की वजह से। ठीक है, जिसकी वैल्यू कितनी होती है के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, जिसकी वैल्यू हम लोग पहले भी जानते हैं, पहले से जानते हैं, फर्स्ट चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था। उसी चीज़ को हम लोग गॉस लॉ से डिराइव करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए अपने पास एक पॉइंट चार्ज है क्यू, अपने पास एक पॉइंट चार्ज है क्यू, और इससे आर डिस्टेंस पे अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी है यूजिंग गॉस लॉ। गॉस लॉ को यूज करके इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी है किसकी वजह से, एक पॉइंट चार्ज क्यू की वजह से। कितने डिस्टेंस पे, आर डिस्टेंस पे। ठीक है, तो जहाँ पे फाइंड करना है उसको अगर अपन रेडियस मान, इसको रेडियस मान करके एक सर्किल ड्रॉ कर ले और इसको बोल दे कि ये क्या है अपना, ये अपना गॉसियन सरफेस है, ये अपना गॉसियन सरफेस है, और अप्लाई कर देते हैं क्या गॉस लॉ। गॉस लॉ अपने को पता है E dot ds is equals to q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये आपका गॉस लॉ है, इसको यूज करते हैं। ठीक, तो देखिए क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की ds की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये क्या है, एरिया है ना, इनक्लोज्ड एरिया। तो अगर इसको 3D में देखेंगे तो ये क्या है, स्फीयर है। स्फीयर का एरिया कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। आर बात समझ में, 4 पाई आर स्क्वायर इज द वैल्यू ऑफ व्हाट, एरिया ऑफ द स्फीयर इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन में आर स्क्वायर। तो 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है, के बराबर होती है। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, ई इज इक्वल्स टू के, टोटल चार्ज यहाँ पे क्यू, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। देखिए वही वैल्यू निकल गया। दिस इज हाउ यू कैन डिराइव इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज यूजिंग गॉस लॉ। किसी पॉइंट चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू किसी डिस्टेंस आर पे कितनी होगी, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, इसको हम लोग पहले से जानते हैं। ये इसका डेरिवेशन है यूजिंग व्हाट, गॉस लॉ। ठीक है, देख लीजिए, नोट कर लीजिए, बहुत सिंपल है, अच्छा लगेगा। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर, नॉट पॉइंट चार्ज, इनफाइनाइट वायर ड्यू टू इनफाइनाइट वायर यूजिंग गॉस लॉ। ठीक है, इनफाइनाइट वायर की हेल्प से, सॉरी इनफाइनाइट वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को फाइंड करनी है किसकी हेल्प से, गॉस लॉ से। ठीक है, मान लीजिए कितने डिस्टेंस पे है, मान लीजिए आर डिस्टेंस या डी डिस्टेंस पे को फाइंड करना है। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी आती है, 2k लैम्डा बाई डी। हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, ठीक है, इसी को सॉल्व करना है अपने को गॉस लॉ से। ठीक, हम क्या, अपने को पता है कि अगर वायर है ना, एक लीनियर वायर है या फिर यूनिफॉर्म वायर है, तो उसकी वजह इनफाइनाइटली अगर वो लॉन्ग है तो उसकी वजह से जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है वो क्या होता है, सिलेंड्रिकल सरफेस होता है। तो अपन क्या करते हैं, एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लेते हैं जो कि क्या हो, सिलेंड्रिकल। ठीक है, इस तरह से। और अपने को पता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होंगी वो इसके टाइप्स, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगी बाहर की तरफ। ठीक, अपने को डी डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, तो हमने क्या किया है, डी डिस्टेंस पे गॉसियन सरफेस क्रिएट कर लिया। दिस इज व्हाट, गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस। ठीक है, तो देखते हैं गॉस लॉ लगाते हैं। गॉस लॉ लगाएंगे, मान लीजिए ये लेंथ कितना है, मान लिया कि ये जो लेंथ है वो एल है। ठीक है, लेंथ ऑफ द सिलेंडर इज एल। तो गॉस लॉ जो है वो क्या होगा, E डॉट डी एस इज इक्वल्स टू क्यू इन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ठीक, यूज करते हैं इसको। तो E डॉट डी एस की वैल्यू कितनी होगी, सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर कितना होता है, 2 पाई, रेडियस की वैल्यू डी है तो 2 पाई डी इंटू में एल। ठीक है, सरफेस हो गई, सरफेस एरिया हो गया, इज इक्वल्स टू
क्यू इन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखिए लैम्डा कूलम पर मीटर चार्ज डेंसिटी है, लेंथ कितना है एल है, तो आपका चार्ज क्यू इन की वैल्यू हो जाएगी लैम्डा इंटू में एल अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको, एल से एल कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखिए लैम्डा अपॉन में 2 पाई डी एप्सिलॉन। ठीक है, अब अगर ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, इंटू टू कितना हो जाएगा, ई इज इक्वल्स टू 2 लैम्डा अपॉन में ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में डी, इसको के लिख लीजिए, तो ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 के लैम्डा भाई, देखिए सेम वैल्यू निकल के आ रही है। तो गॉस लॉ की हेल्प से हम लोग इस टाइप से वैल्यूज फाइंड करते हैं। ठीक है, क्या करना होता है, सबसे पहले अपने को एक गॉसियन सरफेस डिसाइड करना पड़ता है, उस सरफेस का एरिया निकालना होता है और अपना सिंपल सा जो गॉस लॉ का इक्वेशन है उसको यूज़ करना है और उसमें चीज़ों को जो वैल्यूज आ रही है उसको पुट करके सॉल्व कर दीजिए, बहुत सिंपल आसान है। ठीक है, एक चीज़ और आती है कि अगर मान लीजिए इनफाइनाइट वायर की जगह अगर फाइनाइट वायर होता तो क्या हम लोग गॉस लॉ लगा पाते हैं, उस केस में हम लोग गॉस लॉ नहीं लगा पाएंगे। रीज़न क्या है कि उसमें जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म नहीं रहेगा, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू लेंथ के अकॉर्डिंग क्या करेगी, वेरी करने लगेगी, उसमें सिमेट्री नहीं मिलेगी। एंड गॉस लॉ इज एप्लीकेबल फॉर हाईली सिमेट्रिकल केसेस, जो काफ़ी ज़्यादा सिमेट्रिकल केसेस होते हैं उसमें आपका गॉस लॉ जो होता है वो एप्लीकेबल होता है। जहाँ पे सिमेट्री नहीं देती वहाँ पे गॉस लॉ अपन यूज़ नहीं कर सकते। तो फाइनाइट वायर के केस में ये कॉन्सेप्ट यूज़ नहीं होगा। ठीक है, इनफाइनाइट के केस वायर के केस में ये बिल्कुल यूज़ होगा और इस तरीके से यूज़ होता है। ठीक है, नोट करिए। नेक्स्ट है हॉलो सिलेंड्रिकल वायर। ठीक है, अपने पास कोई सिलेंड्रिकल वायर है, पतला वायर है, ठीक है, उसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अपने को फाइंड करनी है। तो सिलेंड्रिकल वायर बोला है तो पतला है तो अपन इस टाइप से बना सकते हैं उसको, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर। ठीक है, मान लीजिए वायर है और पतला वायर है, इसलिए यहाँ पे हम लोग चार्ज इंटू लैम्डा कूलम पर मीटर ले लेते हैं। ठीक है, बस इसको समझने के लिए मैंने इतना मोटा बनाया है, एक्चुअली ये बहुत पतला है। तो यहाँ पे इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया उसकी वैल्यू कितनी है। ठीक है, हॉलो सिलेंड्रिकल वायर है, सबसे पहले समझते हैं। मान लीजिए इसका रेडियस कैपिटल आर है। ठीक है, तो हॉलो सिलेंड्रिकल वायर है तो इसके अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है और इसके बाहर भी इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है। ठीक है, कहाँ है कहाँ नहीं है कितना है वो अपन कैलकुलेट करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले केस 1 लेते हैं। केस 1, मान लीजिए मैंने डिस्टेंस लिया यहाँ पे, मान लीजिए डिस्टेंस मैंने बोला स्मॉल आर है, स्मॉल आर। ठीक है, तो पहला केस बनता है जब आर की वैल्यू रेडियस से कम है, रेडियस ऑफ द वायर से कम हो जाए अगर आर की वैल्यू, तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी। तो अपने को पता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जो होंगी वो इस टाइप से निकलेंगी, है ना, जैसा कि हमेशा निकलती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जो होंगी वो इस टाइप से निकलेगी। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इस तरीके से निकलेंगी। तो अपन लगाते हैं गॉस लॉ। यूजिंग गॉस लॉ वी कैन से E डॉट डी एस इज इक्वल्स टू क्यू इन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे देखिए दो सरफेस, एक तो क्या है कर्व सरफेस है, कर्व सरफेस है, और दूसरा क्या है फ्लैट सरफेस। ये कर्व सरफेस है आपका यहाँ से यहाँ तक, ये कर्व सरफेस है, और ये आपका क्या है फ्लैट सरफेस। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फ्लैट सरफेस। फ्लैट सरफेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में अगर हम बात करें तो अपन अप्लाई करेंगे यहाँ पे भी क्या गॉस लॉ अप्लाई करिए। E डॉट डी एस इज इक्वल्स टू क्यू इन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू में एरिया ऑफ द सर्कल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, दोनों साइड अगर हम लें तो 2 पाई आर स्क्वायर कर सकते हैं, ऊपर और नीचे दोनों साइड में। ठीक है, इज इक्वल्स टू क्यू इन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो ई डॉट डी एस जो है वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी वैल्यू कितनी होगी ई ए, एरिया बोलते हैं इसको, ए बोलते हैं। तो ई ए कॉस थीटा। यहाँ पे देखते हैं अगर फ्लैट सरफेस पे देखिए एरिया का डायरेक्शन क्या है ऊपर की तरफ है। अपने को पता है
एरिया वेक्टर क्या होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ऊपर लीजिए चाहे नीचे लीजिए, ये देखिए ये ऊपर है और इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कहाँ है, बाहर की तरफ है। एंगल कितना बन रहा है बेटा, 90 डिग्री। एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। ई डॉट डी ए के बीच में, ई और ए के बीच में जो एरिया का, सॉरी ई और ए के बीच में जो एंगल है उसकी वैल्यू क्या है, थीटा की वैल्यू यहाँ पे 90 डिग्री है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर द फ्लैट सरफेस, इस केस में फ्लैट सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, ठीक है। कोई फ्लक्स ही पास नहीं हो रहा है वहां से, ठीक है, तो फ्लक्स की वैल्यू वहां पे क्या कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड, फ्लक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी, नॉट इलेक्ट्रिक, है ना। ये वैल्यू किसकी है, फ्लक्स की, फाई की वैल्यू। तो यहाँ पे फ्लक्स की वैल्यू कितनी है, 0 है। अब यहाँ पे अगर हम देखें फॉर द कर्व सरफेस, कर्व सरफेस के लिए देखिए, अब अगेन अपन अप्लाई करेंगे, E डॉट डी ए इज इक्वल्स टू क्यू इन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अपना पहला केस क्या है, जब आर की वैल्यू लेस देन रेडियस है, ठीक है। तो क्यू इन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसको ई, एरिया, एरिया कितना होता है बेटा, एरिया ऑफ द सिलेंडर 2 पाई आर, लेंथ मान लिया मैंने एल, ठीक है। क्यू इन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्यू इन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। देखिए ये हॉलो सिलेंडर है, ठीक है, हॉलो सिलेंडर वायर है, तो अंदर तो मटेरियल होगा नहीं, यहाँ पे तो कोई मटेरियल ही नहीं है, यहाँ पे कोई मटेरियल नहीं है, कोई मैटर ही नहीं है। अगर कोई चीज़ वहाँ पे है ही नहीं तो वहाँ पे चार्ज कैसे है, चार्ज को कैरी करने के लिए अपने को कोई मेटल, नॉन मेटल, एनीथिंग तो चाहिए ना। बट ये हॉलो सिलेंडर होने की वजह से खोखला पाइप के बीच में कुछ नहीं होता है ना, तो यहाँ पे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे चार्ज क्यू इन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू 0। इसका मतलब क्या है कि अगर हॉलो सिलेंडर है और अपन बात करते हैं कि रेडियस, किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है जो कि उस वायर के अंदर, वो पॉइंट जो है वो वायर के अंदर कहीं लाई करता है, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आती है, 0 आती है, ठीक है। अब अगर बात करते हैं अपन बाहर कहीं, यहाँ पे अगर मान लीजिए वही आर की वैल्यू ये हो जाए, ठीक है, दिख रहा होगा आपको। अगर हम लोग वायर के बाहर बात करेंगे तो वायर के बाहर तो हम लोग जानते हैं, अभी हम लोगों ने डिराइव किया था, है ना, वायर के लिए कितना वैल्यू आता है, ई इज इक्वल्स टू 2 के लैम्डा बाई डी आर, जो भी है ये वैल्यू आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की। इसके लिए केस 2 डिराइव कर चुके हैं अपन। केस 2 जब आर की वैल्यू इज ग्रेटर देन आर, तो उस केस में क्या हो जाएगा, 2 के लैम्डा बाई आ रही बात समझ में, देख लीजिए, नोट कर लीजिए, सिंपल है। तो अभी जो हम लोगों ने हॉलो सिलेंडर का केस देखा था, उसके लिए अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ ड्रॉ किया जाए, मान लीजिए ये ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं आर और ई का, है ना, तो उसका ग्राफ कैसा बनेगा, अपने को पता है कि अप टू डिस्टेंस ऑफ रेडियस, रेडियस के बराबर तक का जो डिस्टेंस है, जब आर की वैल्यू आर होगी वहाँ तक तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, यहाँ से यहाँ तक तो इलेक्ट्रिक फील्ड की कोई वैल्यू ही नहीं है, ये तो 0 है, नल है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, आर से स्टार्ट हो रहा है, उसकी वैल्यू कितनी है, 2 के लैम्डा बाई आर, मतलब यहाँ पे आर इज इक्वल्स टू आर पे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा जिसकी वैल्यू कितनी होगी, 2 के लैम्डा बाई आर, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, 1/r का अपने को 1/x का अपने को ग्राफ पता है कुछ इस टाइप से, ठीक है। तो ये ग्राफ बनेगा, यहाँ आर इज इक्वल्स टू आर से स्टार्ट होगा और इस तरीके से आपका ग्राफ बनेगा। आएगा समझ में, दिस इज द ग्राफ बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड रेडियस इन द केस ऑफ हॉलो सिलेंडर, ठीक है। हॉलो सिलेंडर केस में इस टाइप से ग्राफ बनता है, नोट कर लीजिए। देखिए नेक्स्ट है आपको सॉलिड सिलेंडर। सॉलिड सिलेंडर के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे 2 केस लेंगे, जब आर की वैल्यू इनसाइड और आउटसाइड से बोलते हैं, ठीक है। इनसाइड का मतलब क्या है, किसी डिस्टेंस पे आर पे, जहाँ पे आर इज लेस देन कैपिटल आर, ठीक है। तो यहाँ पे अपन अप्लाई करेंगे, अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है यहाँ पे, ठीक। सॉलिड सिलेंडर है, देखिए इसका चार्ज डेंसिटी कितना है, रो कूलम पर मीटर क्यूब, तो इसका मतलब क्या है कि ये पूरा भरा हुआ है, मटेरियल से भरा हुआ है, तो वहाँ पे अगर मटेरियल है तो वहाँ पे क्या होगा, चार्ज भी होगा, ठीक है। अगर आर पे फाइंड करना है अपने को तो अपन क्या करेंगे, आर पे एक गॉसियन सरफेस ले लें, गॉसियन सरफेस ले लिया, ठीक है।
अब यहाँ पे अपन अप्लाई करते हैं क्या, गॉस लॉ, ई डॉट डी ए इज इक्वल्स टू क्यू इन अपॉन में साइलेंट नॉट, बोर्ड हिल रहा है, ठीक है। तो यूज करते हैं, देखिए यहाँ पे क्या है, एक कर्व सरफेस होगा और एक क्या होगा, फ्लैट होगा। यहाँ पे देखिए फ्लैट सरफेस का एरिया वेक्टर ऊपर है और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो इधर होगा, तो यहाँ भी क्या है, एंगल 90 डिग्री बन रहा है, तो फ्लैट के लिए तो जीरो हो गया अपने आप, ई डॉट डी ए फ्लक्स की वैल्यू जीरो हो जाएगा, ठीक है। अपन बात करते हैं कर्व सरफेस की, तो लिखते हैं कर्व सरफेस की अगर हम लिखेंगे तो उसकी वैल्यू आएगी ई डी ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एरिया ऑफ द सिलेंडर आपको पता है ना, सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर कितना हो जाएगा, 2 पाई आर इंटू में एल, लेंथ अगर मान लीजिए ये एल है, ठीक है, 2 पाई आर इंटू में एल इज इक्वल्स टू क्यू इन। अब क्यू इन की वैल्यू कितनी होगी भाई, अपने को पता है चार्ज डेंसिटी है ना, पर मीटर क्यूब अपने को पता है, तो क्या लिखेंगे, रो इंटू में इसका वॉल्यूम कितना होगा, पाई आर स्क्वायर इंटू में एल होगा क्या वॉल्यूम, पाई आर स्क्वायर इंटू में एल अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, एल ने एल को मार डाला, एक आर ने एक आर को मार डाला, पाई ने पाई को मार डाला, देखें ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ई विल बी इक्वल्स टू रो आर अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। ये वैल्यू होगी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई उसकी वैल्यू कितनी होगी, ये होगी। अगर अपन बात करेंगे बाहर कहीं, अगर मान लीजिए ये आर की वैल्यू हो जाए और यहाँ पे कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ लिया, ठीक है, तो उसके लिए अपने को पता है सिंपल वही पुराना वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है, तो केस टू जब आर इज ग्रेटर देन आर तो सेम वही इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आएगी 2k लैम्डा बाई डी आर जो भी है, ठीक है। आ रही बात समझ में, तो ये वैल्यू हो जाएगी उसके लिए सॉलिड सिलेंडर में, इनसाइड द सिलेंडर एंड आउटसाइड द सिलेंडर, ठीक है। अब अगर हम बात करें ग्राफ की, इलेक्ट्रिक फील्ड और आर, तो अपने को पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए जीरो, अगर आर की वैल्यू जीरो करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसका मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और देखिए ये सारी वैल्यू, ये इतनी वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, मतलब अपन कह सकते हैं कि ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, है ना, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अगर है अपने को, तो अपने को पता है कि ग्राफ कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन होता है, लीनियर, ठीक है, इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है। अब टू कहाँ तक, अब टू जब आर की वैल्यू आर हो जाए, रेडियस का बराबर हो जाए, वहाँ तक इस टाइप से होता है। उसके बाद फिर क्या होगा, सिंपल जैसा लास्ट केस में आता, तो ये ग्राफ होगा किसके लिए, सॉलिड सिलेंडर केस में ये आपका ग्राफ होगा, ठीक है। यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं वैल्यू 2k लैम्डा बाई डी, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये ग्राफ है और ये इसका कॉन्सेप्ट है, आ रही बात समझ में, छापी। एक चीज़ और यहाँ पे मैं पॉइंट करना चाहूँगा, जैसे यहाँ पे हमने लिखा है रो और यहाँ पे लिख दिया क्या, लैम्डा। यहाँ पे कंफ्यूजन आ सकता है कि सर जी चार्ज डेंसिटी यहाँ पे रो में दे रखा है, आपने यहाँ पे चार्ज डेंसिटी लैम्डा लीनियर ले लिया, ठीक है, तो आप लोग कन्वर्ट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। लैम्डा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, लैम्डा आपको पता है कि लीनियर है, ठीक है, तो रो कूलम पर मीटर क्यूब इंटू में एरिया से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिए तो ये क्या है, मीटर स्क्वायर है ना, आर स्क्वायर मीटर स्क्वायर, ये क्या है, मीटर क्यूब है, ठीक है। तो अगर आप डायमेंशन चेक करोगे क्रॉस करके, अगर मैं डायमेंशन की बात करूँ तो 1/में मीटर क्यूब इंटू में मीटर स्क्वायर, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1/में मीटर, मतलब चार्ज डेंसिटी पर यूनिट लेंथ, मीटर है ना लेंथ, तो ये इस तरीके से आप इसको लैम्डा में कन्वर्ट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। आरी बात समझ, तो कन्फ्यूज मत हो जाएगा, चाहो तो लैम्डा को इस टर्म में भी लिख सकते हो। आरी बात समझ। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट शीट, है ना। इनफाइनाइट शीट हम लोगों ने इस तरीके से बनाया था, उसकी वजह से हम लोगों ने जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले थे उसकी वैल्यू कितनी आई थी, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया था, सिग्मा अपॉन में
2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इसकी चार्ज डेंसिटी है सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। थिन पतला शीट है, बहुत थिन शीट है, ठीक है। एरिया पर यूनिट एरिया इसका चार्ज डेंसिटी सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर है। तो इसमें अपने को क्या इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है यूजिंग व्हाट गॉस लॉ। गॉस लॉ के हेल्प से अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, गॉसियन सरफेस बनाएंगे। तो गॉसियन सरफेस कैसा बनाए, तो इस केस में जो आपका गॉसियन सरफेस होता है वो सिलेंड्रिकल होता है, इस टाइप से, इधर भी और इधर भी पतला शीट है दोनों की, ठीक है। अपने को पता है इनफाइनाइट शीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो क्या होती है, बाहर की तरफ होती है, इस टाइप से दोनों तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे अपन गॉस का जो गॉसियन सरफेस बना लिए, दिस इज व्हाट गॉसियन सरफेस, दिस इज गॉसियन सरफेस, दिस इज गॉसियन सरफेस। तो यहाँ पे गॉसियन सरफेस बनाया तो हम लोग क्या कर सकते हैं, गॉस का यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो गॉस का यूज करें तो इंटीग्रल E डॉट डी ए इज इक्वल्स टू क्यू इन अपॉन में एप्सिलॉन, ठीक है। तो चलिए यूज करते हैं। मान लीजिए कि ये जो एरिया है, ये जो एरिया है वो ए है, तो इधर भी क्या होगा, ए होगा एरिया, ठीक है। तो यहाँ देखिए दो सरफेस है, एक तो फ्लैट सरफेस है, दूसरा क्या है कर्व सरफेस है। तो यहाँ भी लिखेंगे अपन क्या, कर्व फ्लैट, ठीक। तो सबसे पहले कर्व सरफेस की अगर आप देखिए सीधे सीधे कर्व सरफेस का एरिया वेक्टर क्या है, ऊपर की तरफ या फिर बाहर की तरफ होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, ये है हॉरिजॉन्टल है, और आपका ये जो इलेक्ट्रिक सॉरी एरिया वेक्टर है वो क्या ऊपर नीचे या फिर बाहर की तरफ होगा, अंदर की तरफ होगा, इस टाइप से होगा। मतलब सरफेस के परपेंडिकुलरली, सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। मतलब वो जो एरिया वेक्टर है कर्व सरफेस की, कर्व सरफेस के जो एरिया वेक्टर है वह इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या 90 डिग्री बना रहा है, एंगल इज 90 डिग्री विद द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक। इसलिए कर्व सरफेस की वजह से जो फ्लक्स होगा उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो अपने को देखना ही नहीं। बात करते हैं फ्लैट की। तो फ्लैट के लिए जब हम अप्लाई करेंगे गॉस लॉ तो लिखेंगे ई इंटू एरिया ए इज इक्वल्स टू क्यू इन। तो क्यू इन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, चार्ज डेंसिटी कितना है सिग्मा इंटू एरिया ए अपॉन में एप्सिलॉन, ठीक है। तो इधर एक साइड के लिए इतना होगा, तो इधर भी तो है, तो क्या मैं इंटू 2 कर लूँ, दोनों साइड का मिल जाएगा, ठीक है। तो इंटू 2 कर लिया, एरिया से एरिया कैंसिल हो जाएगा, ई की वैल्यू यहाँ से निकल करती है सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन। देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम है। तो इस तरीके से गॉस का यूज़ करते हैं अपन और चीज़ों को बहुत इजी बना देते हैं, ठीक, सिंपल है। देखिए बनाइए, नोट करिए। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट थिक से। थिक से मतलब क्या होगा, अगर उसे शीट को मोटा कर दिया जाए, ठीक है, तो उसका अगर क्रॉस सेक्शन में बनाओ, सामने से है ना, साइड व्यू अगर बनाओ उस शीट का, थिक शीट का, तो उस टाइप से, ठीक है। थिक शीट है तो मान लीजिए ये जो थिकनेस है उसकी वो डी होगी, ठीक है, ये उसका सेंटर है शीट का। तो यहाँ पे अपने को निकालना है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मोटी है तो इसकी सबसे पहले तो अगर हम बात करें, मान लीजिए हम लोग इन साइड द शीट की बात करें, मान लीजिए डिस्टेंस आर है, आर डिस्टेंस को अगर अपने को फाइंड करना है तो क्या करना है, इसको इसी को अपन गॉसियन सरफेस यहाँ पे बनाएंगे। तो इस केस में भी गॉसियन सरफेस क्या होगा, अपना सिलेंड्रिकल होगा, ये रेडियस आर। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, बाहर की तरफ निकलेगा दोनों तरफ, ठीक। तो अपन यूज करते हैं, मान लीजिए ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है उसकी वैल्यू मान लिया कितना है, ए। तो यूज करते हैं गॉस का, ई डॉट डी ए इक्वल्स टू क्यू इन अपॉन में एप्सिलॉन, चार्ज डेंसिटी लिख लीजिए रो कूलम पर मीटर क्यूब, चार्ज डेंसिटी रो कूलम पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम लोग देखिए दो सरफेस है, एक तो क्या है कर्व सरफेस है, एक क्या है कर्व है, दूसरा क्या है फ्लैट है। तो कर्व सरफेस के लिए देखिए अगर इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ये है, एरिया वेक्टर क्या होगा, ऊपर होगा, एंगल कितना हो गया 90 डिग्री हो गया, तो फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी 0 होगी। अपन बात करेंगे किसके लिए, फ्लैट के लिए, ठीक है। तो फ्लैट के लिए अपन यूज करें तो ई इंटू में ए, ठीक है, ई इंटू में ए इज इक्वल्स टू क्यू इन की वैल्यू कितनी हो जाएगी,
रो इंटू में एरिया इंटू में रेडियस कर ले, एरिया इंटू में रेडियस वॉल्यूम दे देगा, ठीक है। तो रो इंटू में एरिया इंटू में रेडियस अपॉन में एप्सिलॉन, ठीक है। ए से ए कैंसिल हो जाएगा, ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, रो आर अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये वैल्यू होगी किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द शीट, शीट के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी वो इतनी है, ठीक है। अगर मतलब ये केस किसके लिए हमने यूज किया, दिस इज एप्लीकेबल फॉर, दिस इज फॉर व्हाट, जब r इज लेस देन d बाई टू, है ना। ये लेंथ कितना होगा, अगर ये टोटल d है तो ये कितना हो जाएगा d बाई टू। तो जब r की वैल्यू d बाई टू से कम होगी तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, मतलब इनसाइड द शीट, है ना। जब r की वैल्यू, कहीं बाहर बात करेंगे, जब r इज ग्रेटर देन d बाई टू, तो उस केस में हम लोगों ने फाइंड कर चुके हैं हमने, तब ये क्या करेगा, थिन सेट की तरह काम करेगा, वहाँ पे कितना हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। जैसा हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में देखा था, यहाँ पे भी हम लोग सिग्मा को रो में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, या फिर रो को सिग्मा के टर्म में लिखा जा सकता है, एक डायमेंशन को नीचे करना होता है। तो मेरी बात समझ में आ रही है कि इस तरीके से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डिफरेंट सिलेंडर्स के लिए हम लोगों ने देखा। सिलेंडर में कई सारे केसेस देखे, इनसाइड आउटसाइड, है ना, हॉलो सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर, ठीक है। शीट देखा हम लोगों ने, इनफाइनाइट थिक, अगर पतली शीट होगी तो क्या होगा, मोटी शीट होगा तो क्या होगा, ठीक है। तो इसी तरीके से गॉस लॉ यूज करके हम लोग चीज़ों को काफ़ी सिंपल बना देते हैं। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड मोटी शीट पर थिक से, है ना, नोट करिए। तो आज के लिए इतना ही छोड़ते हैं, ठीक है। देखिएगा डेरिवेशंस को अच्छे से देखिएगा, समझिएगा, ठीक है, उसको नोट करिएगा, उसका रिवीजन करिएगा, अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, आता है एग्जाम में क्वेश्चंस। और नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग स्टार्ट करेंगे कंडक्टर्स, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, भर भर के क्वेश्चन आते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से कंडक्टर के थ्रू, ठीक है। मतलब कंडक्टर्स टॉपिक पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जामिनेशन में, तो उसको हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है, थोड़ा प्रिपेयर करके रहिएगा और इन सब चीज़ों को थोड़ा सा रिवाइज करिए, ठीक है। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे, थैंक यू।